सर कल मैंने क्लास में ली थी, हॉस्पिटल गया था सर, दोबारा चार दिखा सकते क्वेश्चंस हो? हमारे कल हो चुके थे। अगर उसमें कोई भी परेशानी है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई परेशानी है चार क्वेश्चनों में? नो सर। है कोई परेशानी बेटा? हेलो। सर कल नो क्लास में सर। ली थी, हॉस्पिटल गए थे सर, इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे। सर क्वेश्चन रिपीट कर दोगे दोबारा से? सर आपका माइक बंद हो गया फिर से। सर आपका माइक बंद हो गया। सर आपका माइक बंद है। हेलो, अब मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर, यस आ रही सर, है। आपका माइक बंद। ये बेटा अपने आप बंद हो रहा है, आज क्या हो रहा है? कभी वीडियो बंद हो रहा है इसका, कभी माइक बंद हो रहा है ये। चलिए बता देना मुझे जब बंद हो जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाइट बोर्ड आ रहा है ना? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, हमारे चैप्टर नंबर 7 हमने कल कर दिया था पूरा। केवल चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमें केवल 4 टाइप ही करने हैं। अब बस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे हम, तो लगभग लगभग ये मान लीजिए, अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली हमने तो ये मानो हमारे पूरे 6 नंबर आ जाएंगे। और यदि थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर दी तो मिनिमम 2 नंबर तो फिर भी आ जाएंगे। तो इसलिए बेटा उन चारों टाइपों को अच्छी तरह कर लेना। मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन फिर भी कम से कम 2 नंबर हर बच्चे के चैप्टर नंबर 7 में आ जाए, केवल इतनी उम्मीद करता हूं। अब आइए चैप्टर नंबर 8, टाइप नंबर 5 हो जाएगा हमारा, या क्वेश्चन नंबर 5 कह सकते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आता है हमारा वैल्यूज का, 100% आना है ये क्वेश्चन। तो वैल्यूज याद कर लीजिए आप। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की, साइन 90 डिग्री की। चलिए साइन 0 भी याद कर लो। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 5 वैल्यूज तो ये याद करनी है आपको। इसके लिए टेबल भी होती है, लेकिन इन वैल्यूज को तो आप याद कर लो। इसके अलावा 3 वैल्यू और याद कर लो। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3। ये 8 वैल्यूज आपको अच्छी तरह याद करनी है। जब तक आप इन अच्छी तरह याद नहीं करोगे, टेबल बनाना भी सिखाऊंगा मैं, लेकिन ये 8 वैल्यू तो आप याद कर लो। अगर आपको ये 8 वैल्यू याद हो गई हैं, तो ये मान के चलो को मिनिमम एक क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री में कर आए हुए।
ठीक है, तो इसलिए 8 वैल्यूज को तो इन्हें अच्छी तरह याद कर लो। कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब देखिए, अगर मान लीजिए वो हमसे cos 0 की वैल्यू पूछता है, cos 0 की यदि वैल्यू पूछेगा तो हमें क्या करना है, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जो बच्चे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री को देख रहे होंगे वो कहेंगे 1 डिग्री भी तो आ सकता है सर, 2 डिग्री भी आ सकता है, 46 डिग्री भी आ सकता है। में केवल हमें जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले एंगल्स को पढ़ना है। यहां पर हमने सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू जो हमने याद कर ली थी, तो साइन की वैल्यू थी 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, साइन 45 की अभी थोड़ी देर पहले याद कराई है मैंने 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये सभी वैल्यूज मैंने याद करवा दी। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखिए। हमें क्या करना है, साइन की जो वैल्यूज आई हैं उनको उल्टा कर देना है। देखो ध्यान से, देखो जैसे साइन 0 की वैल्यू है तो वो तो 0 है। अब उल्टा करना है तो हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी आ रही है ये वाली। उल्टा करना है तो सबसे पहले 1 को हमें यहां लिख देना है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको फर्स्ट में ला देना। अब जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी √3/2 उसे सेकंड नंबर पे लाना है, जो थर्ड नंबर की वैल्यू है उसे थर्ड नंबर पे ही लाना है, और जो फोर्थ नंबर की वैल्यू है लास्ट से उसे इधर ला देना है, और जो सबसे लास्ट वैल्यू है फिफ्थ नंबर की वैल्यू है उसे यहां पर फिफ्थ नंबर पे ला देना है। इस तरह से हमें वैल्यूज को शिफ्ट करना है। उम्मीद करता हूं कॉस की वैल्यू यदि कोई भी बंदा पूछता है आपसे तो इस टेबल के थ्रू आप कॉस की वैल्यू निकालो बड़े प्यार से। क्या मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हेलो, चैट बॉक्स यस में सर, आ रही है आपकी वॉइस। यस सर। मेरे पास वॉइस नहीं आ रही है, जल्दी देखो सर वॉइस आ आ रही रही है है नहीं आपकी आ रही? वॉइस। चैट बॉक्स में लिख के यस दिखाओ सर। जल्दी से कोई बच्चा। वॉइस आ रही है बेटा? हेलो, वॉइस आ रही है? चलिए, ओके ओके, आ रही है आपके पास। तो कॉस की वैल्यू निकालना सीख गए हम। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूं इसे। ये तो मेरी वैल्यूज थी साइन की, और ये सारी वैल्यूज मेरी हो गई कॉस की। किसी बच्चे को दोबारा पूछनी है कॉस की वैल्यू? केवल हमें रिवर्स करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसे फर्स्ट नंबर पे लाना है, जो सेकंड हाईएस्ट थी उसको सेकंड नंबर पे लाना है। तो मतलब जो लास्ट से फर्स्ट थी उसे फर्स्ट नंबर पे लाना है, जो लास्ट से सेकंड थी उसे सेकंड नंबर पे, जो लास्ट से थर्ड थी
वो थर्ड नंबर पे, और जो लास्ट से फोर्थ थी उसे फोर्थ नंबर पे, जो लास्ट से फिफ्थ थी उसे हमें फिफ्थ नंबर पे लाना है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को दोबारा सुनना है तो दोबारा बोलो, माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। इसका मतलब किसी को नहीं पूछा। टेन थीटा, टेन जो हमारा टेन की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऊपर आ जाएगी और कॉस की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी, तो ये वाला जो जीरो है ऊपर, और जो ये वन आ रही है ये नीचे आ जाएगी। इसी तरह टेन थर्टी की वैल्यू निकालनी, 1/2 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, इस 2 से ये 2 काट दिया, तो ये आंसर आएगा 1/√3। इसके बाद हमने देखा ये जो वैल्यू है 1/√2 है बेटा, इसको करेक्ट कर लेना। थर्ड नंबर की जो वैल्यू सेम, तो 1/√2 को अगर 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। इसी तरह √3/2 ऊपर आएगा, 1/2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी वैल्यू √3। इधर 1 ऊपर आएगा, 0 नीचे। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है नॉट डिफाइंड। क्या बन गया वो नंबर? नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखें इस बात का, यदि कभी भी हमारा किसी नंबर को यदि 0 से डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी नंबर को, तो हमेशा जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं डिफाइन। 10th क्लास में इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं कि इनफिनिटी। तो हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। यस सर। बेटा नेटवर्क चला गया था, चलो बस आवाज ही आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन समझ में, वैल्यूज समझ में आ गई। साइन की कैसे निकाली थी मैंने, कॉस की कैसे निकाली, और टेन की कैसे निकाली, तीनों वैल्यूज समझ में आ गई होंगी आपको। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बाकी की 3 वैल्यू, कोसेक की, सेक की और कॉट की, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी सिंपल होती हैं। जैसे कोसेक की वैल्यू पूछे, क्योंकि कोसेक जो है हमारा साइन थीटा का रिवर्स होता था, उल्टा होता था, तो जो साइन की वैल्यू है उसका उल्टा कर दो, कोसेक की सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। जैसे कोई आदमी हमसे कोसेक 0 की वैल्यू पूछे, मुझे पता है साइन 0 की वैल्यू थी 0, और 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1, इसका उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगी 1/0। किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसे बोलते थे हम नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अगर मान लीजिए वो मेरे से पूछता
कोसेक 30 डिग्री, मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू मेरी थी 1/2, तो 1/2 का उल्टा करूंगा तो ये हो गई 2/1, इसको मैं लिख सकता हूं 2। इसी तरह कोसेक 45 डिग्री, मुझे पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू थी 1/√2, तो उसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया √2/1। इसी तरह कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, तो ये बन गई 2/√3। तो √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। कोसेक 90, हमें पता है साइन 90 की वैल्यू थी 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी मेरी? 1, और 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/1। तो 1/1 का उल्टा भी करेंगे तो क्या आएगा? 1/1, और 1/1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1। तो इसी तरह सेक थीटा और इसी तरह कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या मैं वैल्यू निकाल के दिखाऊं या सभी को समझ में आ गया? नो निकाल सर, के आ गया दिखा समझ दो में। एक बार। अब आपके पास 30 वैल्यूज आ चुकी हैं, केवल आपने मोटा मोटा तो 5 वैल्यू याद किए और 30 वैल्यू याद हो गई आपको। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। तो ध्यान रखो, 30 वैल्यू इक्वल टू 1 मार्क्स, लेकिन मुख्य रूप से हमें केवल 5 वैल्यू याद करनी है। फिर मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं जिससे ये अच्छी तरह टेबल समझ में आ जाए। अगर एक बार टेबल अच्छी तरह समझ में आ गई तो उसके बाद किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, साइन की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री की देखें तो 0 होगी, याद करना है हमें। 30 डिग्री की देखें तो 1/2। अगर हम 45 डिग्री की देखें तो 1/√2, याद करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। केवल ये 5 वैल्यू याद करनी है आपको। अगर इसमें भी दिक्कत आए तो बता देना, उसका इसे भी याद करने का तरीका बता दूंगा। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों बताया जाए। चलिए, कोस की वैल्यू यदि निकालनी है हमें तो उल्टा करना है। तो देखो, सबसे लास्ट में 1 आ रहा था, सेकंड लास्ट में √3/2 आ रहा था, थर्ड लास्ट में 1/√2 आ रहा था, फोर्थ लास्ट में 1/2 आ रहा था, और फिफ्थ लास्ट में 0 आ रहा था। इसी तरह हम 10 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 10 जो होता था मेरा वो होता था साइन अपॉन कॉस के, मतलब साइन की वैल्यू ऊपर आएगी और कॉस की वैल्यू नीचे। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 10 0 की वैल्यू हो गई 0/1। यहां पर 10 30 की वैल्यू हो गई 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1/√3। 10 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 1/√2। √2 से √2 कट गया तो 1/1 आ गई, और 1/1 का मतलब होता है 1। 10 60 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गई √3/1। और 10 90 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 1/0। और मैंने कहा था यदि किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम नॉट डिफाइन। या
इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना, दोनों टर्म याद रखने हैं हमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है इन्फिनिटी का साइन बना दे वो। इन्फिनिटी का साइन क्या होता है? लेटा हुआ 8। 8 ऐसे हमारा सीधा होता है, अगर इसको ये साइन हो जाता है नॉट डिफाइन का, या कहे दूसरा नाम इसका इन्फिनिटी। इसी तरह यदि कोसेक की वैल्यू निकालूं मैं, मुझे साइन की वैल्यूज को रिवर्स करना है। अब देखो साइन की वैल्यू यहां पे 0 आ रही है, 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1। अब ध्यान से देखना, तो ये हो गई हमारी 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो मैंने बता दिया इन्फिनिटी लिख सकता हूं उसको। इधर देखिए 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3। अब इसमें 1 आ रहा है, तो इसके नीचे 1 भी लिख सकता हूं मैं। 1/1 का उल्टा 1/1 ही आएगा। इसी तरह में सेक की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए सेक की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू cos 0 का उल्टा, ये 1 आ रहा है तो 1/1 लिख सकते हैं इसको, इसका उल्टा करेंगे तब भी 1/1। अब √3/2 का उल्टा 2/√3। अब 1/√2 का उल्टा √2/1, और 1/2 का उल्टा 2/1। अब 0 का उल्टा, अब 0 के नीचे क्या आ रहा होगा? 1, तो ये बन गया 1/0। और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसे बोल सकते हैं इन्फिनिटी। इसके बाद आ गया हमारा कॉट। कॉट होता था 10 का उल्टा, तो देखो 0/1 का उल्टा करेंगे, देखिए 0/1 का उल्टा ये हो गया 1/0। 1/√3 का उल्टा √3/1, 1/1 का उल्टा 1/1 ही आएगा। √3/1 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और 1/0 का उल्टा 0/1 हो जाएगा। और 0/1 का मतलब होता है 0, इन्फिनिटी नहीं होता। ध्यान रखना, यदि 1/0 आ रहा है तो इन्फिनिटी, और 0/1 आ रहा है तो मतलब 0, मतलब 1 से डिवाइड करना है 0 को, तो आंसर आएगा 0। लेकिन 1 को यदि 0 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइन। इस तरह से हम 30 वैल्यू याद कर सकते हैं। यदि मुझे ये टेबल समझ में आ गई तो ये मान के चलिए बड़े प्यार से मैं एक नंबर ला सकता हूं। चलिए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। देखिए क्वेश्चनों का टाइप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। वैल्यूज वाले सारे क्वेश्चन इसी में कराऊंगा। तो उसने कहा इफ साइन 54 डिग्री इक्वल टू A/B, फाइंड कोसेक 54 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने। अब आप कहोगे सर ने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस कराए थे। इस 54 डिग्री का तो कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो आउट ऑफ कोर्स हो गया। पर अगर आपने टेबल बनाना सीखा था तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दोगे। आपको मैंने बताया था
कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है हमारा साइन। तो इस कोसेक 54 डिग्री का मतलब है साइन 54 डिग्री का उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। दिस इज योर आंसर। 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं लगी, लेकिन मुझे यह पता होना चाहिए था साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये 3 कंसेप्ट मुझे याद होने चाहिए, कौन किसका उल्टा होता है, तुरंत के तुरंत आंसर आ जाता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। उसने क्वेश्चन दिया साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दे दिए उसने 0 1 2 और डी दे दिया उसने नन ऑफ दिस। इनमें से कुछ 0। बेटा आंसर नहीं बताना, कितनी बार बताया तुम्हें, आंसर नहीं बताना बेटा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन लिखा साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, टेबल देखना चाहो तो टेबल से देख लो। जो है साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैंने 1 लिख दी। अब देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, कॉस 0 की वैल्यू भी क्या बताई थी मैंने, 1/1। और 1/1 का क्या मतलब होता है, 1। तो हमने यहां पे भी 1 लिख दिया। और आप अच्छी तरह जानते हो 1 में से यदि 1 माइनस किया जाए तो आंसर क्या आएगा। केवल क्वेश्चन क्या चाहता था कि आपको 90 की वैल्यू याद है या नहीं, cos 0 की वैल्यू आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, दोनों वैल्यूज रखो और आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। जैसे क्वेश्चन हमने लिया नेक्स्ट, उसने कहा से माइनस कर दो cos 45 डिग्री, और पूछा कि ये किसके बराबर होगा। ए दिया 0, बी दिया साइन 45 ऐसे ही दे दिया, सी दे दिया उसने 1/√2 और डी दे दिया नन। इनमें से कोई नहीं। चलिए बेटा आपके पास 4 मिनट का टाइम है, सभी बच्चे करने की कोशिश करें क्योंकि वैल्यूज मैं सभी बता चुका हूं। तो करो बेटा, आप वैल्यू टेबल को यूज कर सकते हो क्योंकि अभी वैल्यू याद नहीं हुई है आपको, इसलिए टेबल को यूज कर सकते हो बेटा। करो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आना है एग्जाम में, बहुत ज्यादा ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं आना। और जिस बच्चे का आंसर आ जाएगा वो चैट बॉक्स में लिख के भेजे, चैट बॉक्स में लिख के भेज दे बेटा। जिसका भी आंसर आएगा। चलिए सत्यम पाल का आंसर आ गया है, अभी बाकी के और बच्चे कर रहे हैं। सत्यम पाल बेटा दोबारा करो, आपका आंसर गलत है। मोहित गलत है आपका आंसर, दोबारा करिए।
ट्राई करो बेटा जल्दी जल्दी। वैल्यूज को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से देख सकते हैं। आप चाहो तो मैं यहां पे भी लगा सकता हूं टेबल। ये बिपिन रॉय गलत है बेटा आंसर। और ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो। शशांक गलत है आंसर, दोबारा ट्राई करो। अनुपम गलत है, भव्य गलत है, सत्यम फिर दोबारा से गलत है आपका। पहले भी गलत निकाला था आपने, दोबारा से भी गलत हो गया। करो बेटा, कोई बात नहीं, कोशिश करो। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं निकला और इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी सी कोशिश और करो तो आप आंसर निकाल सकते हो। ओम दत्त गलत है बेटा आपका, दोबारा ट्राई करो। जुबेर गलत है बेटा आंसर, दोबारा ट्राई कर। बेटा वैल्यू लगानी है केवल, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन थोड़ी दिया है बेटा मैंने। शशांक फिर दोबारा से गलत बेटा, कुछ गलती कर रहे हो। मोहित फिर से गलत। चलो कोई बात नहीं, अब मैं करके दिखाता हूं। चल देखिए बेटा, सभी बच्चे इस पे ध्यान दें। देखिए टेन 45 की वैल्यू आप सबको पता है 1 होती है। टेबल देखना चाहो तो देख सकते हो। देखिए 1045 ये वैल्यू हमारी 1 है और एक आ रहा था उसमें साइन cos 45, तो उसकी वैल्यू 1/√2 है। एक ही बार में मैंने दोनों वैल्यूज आपको टेबल में दिखा दी, तो हमारी 1/√2 है cos 45 की। अब जब प्रॉब्लम क्या है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाए आप। वैल्यू तो 99% बच्चों ने सही लिखी होगी, जिनका आंसर 0 आया है उनके अलावा बाकी सबने सही लिखी होगी वैल्यू। चलिए अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो √2 एलसीएम आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये √2 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसको हम 1/√2 नहीं लिख सकते, इसको तो केवल हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आंसर इसी फॉर्म में देख लेंगे, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया उसने तो रेशलाइज कर देंगे। √2 नीचे आ रहा है तो रेशलाइज करेंगे √2 से, तो √2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर और √2 से कर दिया नीचे। रेशलाइज करने का मेन फायदा यह है जो नीचे वाला टर्म है उसमें रूट ना आए, तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और इधर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और √2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2। हो सकता है आंसर इस फॉर्म में हो और ऐसा भी हो सकता है आंसर जो है इसी फॉर्म में छोड़ दे, ऐसे भी छोड़ सकता है। तो इसलिए दोनों में से किसी भी फॉर्म में आंसर आ सकता है आपका। किसी बच्चे को कोई परेशानी? सर एक और क्वेश्चन दे दो। चलो बेटा लिखो।
सर लेकिन इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आंसर सही हो जाएगा बेटा डी वाला। डी में क्या लिखा है? नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं है तेरा। ऐसा नहीं है, नन ओके का सर। मतलब यह है कि निकलेगा ही नहीं आंसर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सीबीएसई ये कहती है कि हमें इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट आंसर देखना है। समझ में आ गया? देख, यस जीरो सर। आया नहीं मेरा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 केवल नहीं आया, और ये तो 1/√2 वैल्यू ही दे रखी है। तो अब बता, ये तीनों तो कट ही गए मेरे आंसर। अब क्या बचा फिर? आया समझ में कि नहीं? अब लिखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 का डी। कॉट 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री निकालिए बेटा। आपको मिलते हैं 4 मिनट, और आंसर सभी बच्चों को चैट बॉक्स में ही देना है। करिए बेटा जल्दी जल्दी, केवल वैल्यूज लगानी है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जुवेद ने तो हार मान ली। करो बेटा जल्दी से। एक बच्चे का आया आंसर, मोहित का आया है। मंजूर आलम, 2 बच्चों का आ चुका है, मैंने भी भेजा है। लेकिन अभी मैं सही गलत नहीं बता रहा हूं। तीन बच्चों का आ चुका है आंसर, 4। भव्य शर्मा, 5 लोगों का आ गया। चलिए
टाइम खत्म। देखते हैं किसी का सही आया या नहीं आ पाया। ओम दत्त जरा माइक ऑन करना बेटा। ओम दत्त मेरी आवाज सुन रहा है? माइक ऑन करो। ऐसा लगता है आवाज नहीं सुन रहा मेरी। चलिए देखिए, cot 60 की वैल्यू थी हमारी। cot 60 का मतलब हो गया tan 60 का उल्टा। tan 60 का उल्टा करेंगे तो tan 60 की वैल्यू होती थी √3, तो ये उल्टी हो गई 1/√3। tan 30 की वैल्यू भी हमारी क्या होती थी? 1/√3। जब दोनों को माइनस करेंगे, सेम नंबर में से 1/√3 में से 1/√3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा जी। सर मैंने ये आंसर दिया। सभी को समझ में आ गया? यस सर। क्या मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। बेटा इसमें क्या नाम है, चैट बॉक्स में लिख। अभी मेरे पास साउंड आना बंद हुई है। हेलो, कोई बच्चा बेटा चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, मेरी वॉइस आ रही है या नहीं? आ रही है, ओके बेटा, ओके ओके। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें थोड़ी कैलकुलेशन कभी कभी और भी कठिन कर सकता है वो। देखते हैं, थोड़े से कठिन भी करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ई। उसने क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू पूछी। तो आपको पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू थी 1/√2, लेकिन इस पे स्क्वायर लग रहा है, तो हमें इस वैल्यू पर भी स्क्वायर लगा देना है। कौन स्क्वायर लगाना है? माइनस कॉस 60 की वैल्यू थी हमारी 1/2। जब हमने रिवर्स की थी, देख लो टेबल, देखो कॉस 60 की वैल्यू हमारी कितनी थी? 1/2। तो हमने cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दी। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर √2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2, 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो बात समझ में आ गई आपकी? अब ध्यान रखना इस बात का बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में यदि कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके दो आंसर यदि आ रहे हैं, किसी ऑप्शन में 0 लिखा आ रहा है या किसी ऑप्शन में 1 लिखा आ रहा है, तो इन्हीं में से मारे जाना है, दोनों में से कोई एक। ज्यादातर है 0 मिलता है आंसर, कम तरह 1 मिलता है, लेकिन और बाकी के और कम मिलते हैं। तो 0 और 1 में यदि तुक्का मारा जाए तो चांसेस बन जाते हैं कि हमारे सही होने के लगभग लगभग 45% चांस बनते हैं। तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। तो ध्यान रखें, ट्रिग्नोमेट्री में यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में हमने सॉल्व किया और आ गया वो आंसर मैच, तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। अगर हमारा आंसर मैच नहीं कर पा रहा है तो 0 या 1 में तुक्का मारा जा सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सर हेलो सर। हेलो देखिए बेटा, सर। अब हुए हैं हमारे ई, तो एफ, फिफ्थ का एफ देखिए। हेलो सर।
तो अब वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, ठीक है। अगर वैल्यूज वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिस टाइप का नाम है हमारी पाइथागोरस में पाइथागोरस थ्योरम। हमें पहले कुछ फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे, उसके बाद यूज करते हैं इसको। एक फॉर्मूला तो आपको याद करना है बेटा, जिसका नाम है बीपीटी, सॉरी, सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा, ये जो फॉर्मूला हमने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें पहली वाली होती है तो P अपॉन H। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो आता है वो आता है साइन, उसके बाद आता है कॉस और उसके बाद आता है टेन। इस सीक्वेंस में चलेगा। चौथे नंबर पे आएगा कोसेक, पांचवें नंबर पे आएगा सेक और छठे नंबर पे आएगा कोस। ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। फर्स्ट नंबर साइन थीटा, सेकेंड नंबर कॉस थीटा, थर्ड नंबर टेन थीटा, फोर्थ नंबर कोसेक थीटा, फिफ्थ नंबर हमारा सेक थीटा और सिक्स्थ नंबर हमारा कॉट थीटा। तो ये हेलो छह सर। आपको सीक्वेंस से याद करने, तो उसी के आधार हेलो पर ये वैल्यूज हमारी याद होंगी। तो जैसे पहले नंबर पे हेलो सर। हमारा साइन होता था, सेकंड नंबर पे कॉस होता था, तो कॉस की वैल्यू हमारी हो गई B अपॉन H। थर्ड नंबर पे हमारा होता था टेन थीटा, तो टेन होता था हमारा थर्ड नंबर पे, तो यहां पर P अपॉन P। अब मैंने आपको याद कराया था कि कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, उसी बात को और उल्टा बोल सकते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन। भाई मैंने कहा हेलो 1 सर। अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन 1, तो 2 अपॉन 1 का उल्टा 1 अपॉन 2। सेम बात बन रही है कि नहीं? तो इसी आधार पर, इसी बात को आधार बनाकर हमने हेलो साइन थीटा का तो लिख दिया P अपॉन H, और हेलो कोसेक थीटा जो होता था वो होता था साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा हो गया तो ये हो गया H अपॉन P। कॉस थीटा का उल्टा होता था सेक थीटा, तो B अपॉन H का उल्टा हो गया H अपॉन B। हेलो टेन सर। थीटा का उल्टा हेलो होता हेलो। था P अपॉन B, तो ये बन गया हमारा कॉट थीटा। हेलो सर। तो इस तरह से हमें 6 वैल्यूज याद हो गई एक फॉर्मूले से, जिस फॉर्मूले का नाम था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से यदि केवल हमने ये कंसेप्ट याद कर लिया तो हमें कितने फॉर्मूले याद हो गए? 6। यदि 6 फॉर्मूले ये याद हो जाएं और पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है हमें, और इसके बाद भी 2 फॉर्मूले और याद कर लेते हैं, चलो, तो हमारा लगभग एक क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से भी मिल जाएगा। तो आप टोटल देखें तो 6 तो ये फॉर्मूले हो गए, एक पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले वाला 7th फॉर्मूला हो गया, और 8वां फॉर्मूला एक और कराऊंगा। तो 8 फॉर्मूलों से आप एक नंबर और तैयार कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में आपने 5 फॉर्मूलों से साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू, इन 5 वैल्यू से 30 वैल्यूज बनाई थी और उससे हमें एक क्वेश्चन मिल गया था। अब की बार हमें
6 तो मेन ये फॉर्मूले याद करने हैं। 7वां पंडित बद्री प्रसादोपन हर हर बोले। 8वां एक और फॉर्मूला बताऊंगा अभी, और बाकी पाइथागोरस थ्योरम। इनकी मदद से भी हम एक नंबर हेलो तैयार सर। कर सकते हैं अपना। चलिए देखिए, हेलो सर। वॉइस आ रही है बेटा? सर हेलो सर। हाँ बेटा, मेरे पास आपकी वॉइस हेलो। नहीं आ पा रही है। हेलो सर। बेटा मेरी वॉइस तो आ रही है आपको? मैसेज बॉक्स में ये बताओ, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? आपकी नहीं आ रही मेरे पास, इसीलिए मैं किसी के क्वेश्चन को नहीं दे पा रहा हूं। वॉइस नहीं आ रही? चलिए फिर मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूं बेटा। दोबारा से आ रही है? वॉइस आ रही है? नो सर, यस सर। सत्यम पाल कह रहा है यस, वॉइस आ रही है। चलिए, मंजूर आलम भी कह रहा है कि आ रही है आवाज। सर आ रही है, क्लियर वॉइस आ रही है। बेटा क्लियर लिखो, कोई बच्चा क्लियर लिखो, वॉइस आ रही है। क्योंकि ये हो सकता है कि मेरी बात को यस सर कह रहे हो। कोई भी एक बच्चा जल्दी से ये लिखो, वॉइस आ रही है। सर आपकी वॉइस आ रही है लेकिन हमारी हेलो voice- सर। ठीक है बेटा, ओके, कोई बात नहीं, आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। ठीक है, हेलो। देखिए ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। मैंने कहा था एक फॉर्मूला और बताऊंगा मैं, वो फॉर्मूला क्या कहता है वो सुनो। स्क्रीन भी नहीं आ रही? एक बच्चा कह रहा है कि स्क्रीन भी नहीं आ रही। क्लियर करो बेटा, स्क्रीन भी नहीं आ रही है, फिर तो कोई फायदा नहीं है। स्क्रीन आ रही है बेटा? स्क्रीन बताओ, स्क्रीन आ रही है या नहीं है? स्क्रीन आ रही है, चलो बेटा, तो कोई बात नहीं, आप देख लो, बस मेरी वॉइस भी आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है, उसी से समझ लो। देखिए बेटा, एक फॉर्मूला और समझ लो। ये फॉर्मूला है, एक मिनट, देखिए बेटा, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है। अरे बाप रे, क्या, ये कोई ट्रायंगल है। तो क्योंकि बात हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम जब लगती है हमारी, जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए, या हम ऐसे कहें राइट ट्रायंगल के अंदर लगती है, दोनों का मतलब सेम है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। हिंदी में बेटा इसको कर्ण बोलते हैं। जो मेन एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब। इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बची हुई भुजाएं, या दूसरे एंगल से कहें 90 डिग्री और मेन एंगल के बीच की जो साइड होती है, उसको हम बोलते हैं बेस, और हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। तो 3 शब्द याद कर लो आप। एक तो इसको बेटा इंग्लिश में ही याद कर लेना, हिंदी वाले बच्चे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बताया है वो बताया पंडित बद्री प्रसादोपन हर हर बोले। अगर आप हिंदी में फिर इनको याद रखोगे, आधार, लंब और कर्ण, तो फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा
लाल बटे कक्का, अगर हिंदी में याद रखोगे, या फिर ये 3 शब्द याद कर लो कि परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं और बेस को आधार बोलते हैं। इससे भी काम हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, ये जो फॉर्मूला बताया मैंने कि ये मेन एंगल है मेरा, इसके सामने वाली जो भुजा है उसे बोलते हैं हम लंब, और इंग्लिश में बात करें तो परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, जिसे हम 90 डिग्री और मेन एंगल के बीच की जो साइड है इसको बोलते हैं हम बेस, और हिंदी में बात करते हैं आधार। बहुत से बच्चे ये आइडिया लगा लेते हैं कि जो नीचे भुजा होती है वही आधार होता है, तो ये कंक्लूजन गलत है बेटा। ठीक है, अगर ऐसे बना देता है इसी ट्रायंगल को वो, लेकिन मेन एंगल कह देता है ये वाला है, मेन एंगल ये है, तो ध्यान रखें 90 के सामने वाली तो हाइपोटेनियस ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ट्रायंगल कोई सा भी हो, मेन एंगल कोई सा भी हो, हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहती है, मतलब कर्ण में तो कभी कोई चेंज आता ही नहीं। बाकी मेन एंगल के सामने वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर होती है, यहां पर मेन एंगल के सामने जो भुजा है वो हमारी ये है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अब की बार नीचे वाला, इसे हिंदी में बोलते हैं लंब। 90 डिग्री और मेन एंगल के बीच वाली जो साइड है उसे कहते हैं हम बेस, तो इस आधार पर ये हो जाएगा बेस, जिसे हम आधार के नाम से जानते हैं। हिंदी में बात करें तो आधार और इंग्लिश में बात करें तो बेस। तो उम्मीद करता हूं ये जो फॉर्मूला नंबर 8 है ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला बेटा लगभग पहली बार जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उनमें से 90% बच्चे गलत लगाते हैं इसको, तो ध्यान रखें। इसीलिए मैंने इसको और भी डायग्राम से बता देता हूं। अगर डायग्राम ऐसे आ जाए, मेन एंगल हमारा ये है, तो मेन एंगल के सामने हमारा हो गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और 90 डिग्री और मेन एंगल के बीच का बेस। अगर ये डायग्राम ऐसे हो जाए, 90 डिग्री का एंगल मान लीजिए हमारा ये आ गया, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, मेन एंगल मान लो ये है, 90 डिग्री और मेन एंगल के बीच में बेस, मेन एंगल के सामने बेस परपेंडिकुलर। अगर ये ऐसे बन जाए, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये मेन एंगल है मान लीजिए, तो मेन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 और मेन एंगल के बीच में बेस। तो जो डेफिनेशन है वो मेरी वाली याद करो, ये याद मत करो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बेस हमारा नीचे आ रहा था। बच्चे क्या आइडिया लगाते हैं, बेस का मतलब हो गया जो जमीन, तो जब कभी मैं ये बोलूंगा कि यहां ये परपेंडिकुलर है बेस नहीं है, डिपेंड करेगा ये मेन एंगल पे, तो ध्यान रखें डायरेक्ट बेस नहीं बता सकते हम। बेस वही होगा जो 90 डिग्री और मेन एंगल के बीच में होगा, और मेन एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो कहलाएगी हमारी हाइपोटेनिस। उसमें कोई टेंशन नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर में और बेस में जब पहली बार हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो 90% बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उम्मीद करता हूं मैंने इस फॉर्मूले में 10 मिनट खराब किए हैं, आपकी कंसेप्ट जो है
एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी दिक्कत है तो माइक ऑन करके पूछ लो। अब मेरे पास वॉइस आने लगी है आपकी। सर एक बार और बता दो। देख बेटा, मार्कर चेंज करता हूं। देखिए, सबसे मेन बात याद करनी है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कहलाती है हाइपोटेन्यूस, जिसको कर्ण के नाम से जानते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलो जल्दी से, इसमें भी कंफ्यूजन है कोई क्या? नो सर। देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इसके सामने कर्ण। ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसके सामने कर्ण। ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसके सामने कर्ण। ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसके सामने कर्ण, हाइपोटेन्यूस जिसे कहते हैं। ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसके सामने हाइपोटेन्यूस। तो इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। अब आती है बात, परपेंडिकुलर को ध्यान से देखो आप। देखिए, परपेंडिकुलर की मैंने परिभाषा क्या बताई है? मेन एंगल के सामने वाली भुजा। जो मैं परिभाषा बताता हूं केवल उस पर ध्यान दो। तो मेन एंगल कौन सा है यहां पे? थीटा, ये वाला। तो इसके सामने देखो लंबा आ रहा है कि नहीं, जिसे हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। यहां मेन एंगल ये है, तो इसके सामने ये देखो परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां मेन एंगल ये है, तो देखो इसके सामने परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं। यहां पर मेन एंगल ये है, तो देखो इसके सामने परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं। यहां मेन एंगल ये है, तो इसके सामने देखो परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं। बस परिभाषाओं को ये ऐसे याद रखना है। अब रहा बेस के लिए परिभाषा क्या बताई? मेन एंगल और 90 डिग्री एंगल के बीच की भुजा। तो हमेशा जो बेस होगा वो और मेन एंगल के बीच में होगा। तो देखो जरा, देखिए बेटा, यहां मेन एंगल ये है, 90 डिग्री का एंगल ये रहा। तो इसके बीच में जो भुजा है ये आ रही है या नहीं आ रही? इसी को मैं बेस बोल रहा हूं। इधर देखो, यहां मेन एंगल ये वाला है और 90 डिग्री का एंगल ये रहा। तो इन दोनों के बीच में ये भुजा आ रही है या नहीं आ रही? साइड आ रही है या नहीं आ रही? तो इसीलिए इसका बेस दे दिया। यहां पे देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मेन एंगल है, इन दोनों के बीच में ये साइड आ रही है या नहीं आ रही? इसलिए इसको बेस बोल दिया। यहां देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में ये भुजा आ रही है या नहीं आ रही, इसलिए इसको बेस बोल दिया। इधर देखिए, ये मेन एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में हमारी ये वाली साइड आ रही है या नहीं आ रही? बस ये काम है फॉर्मूला नंबर 8 में। अभी भी किसी को दोबारा सुनना है? किसी को कोई परेशानी बेटा?
नो अब सर। मैंने कहा था 8 तो ये फॉर्मूले और एक पाइथागोरस थ्योरम, 9 से हमारा एक नंबर का काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें, बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ए, जैसे मान लीजिए साइन ए की वैल्यू हमें 3/5 दे दी, उसने कहा फाइंड कॉस ए इफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन बी जो एंगल है वो 90 दे रखा है। देखिए बेटा, साइन 90 की वैल्यू हमें दी है, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन ए की वैल्यू दी है और कॉस ए की वैल्यू पूछिए। तो हमने क्या किया, ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, जो दे रखा है पहले उसे लिखा। अब हमें पता है कि साइन ए होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से P/H के बराबर होता था। यहां P की वैल्यू हमारी 3 हो गई और H की वैल्यू 5 हो गई। तो था हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने आती थी, तो 5 ये हो गया। अब देखिए सवाल उठता है परपेंडिकुलर का। अब देखो यहां पर एंगल कौन सा दे रखा है हमारा, ए, तो इसका मतलब ए हमारा यहां पे मेन एंगल है। अगर ए मेन एंगल हो गया तो मेन एंगल के सामने होता था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3। बताओ भाई, ये दोबारा सुननी है बात, किसी बच्चे को दोबारा सुननी है ये बात? सभी को समझ में आ गई? मेरे पास वॉइस आ रही है बेटा, अगर किसी को पूछनी है तो बताओ। नो सर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैंने कहा था आपसे कि अगर कभी भी किसी एंगल के अंदर एक एंगल 90 का मिल गया और उसमें साइड की बात हो रही है, तो आंख बंद करके पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां हाइपोटेनियस हमें दिख रही है, हाइपोटेनियस दे रखी है हमें 5, तो यहां लिख दिया 5 का स्क्वायर। यहां परपेंडिकुलर दिख रहा है, जो वो दे रखा है हमें 3, दिख नहीं रहा तो बी ले कहने दिया। ये हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9। अगर ये 9 प्लस का है, अगर ये LHS में जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगर 25 में से 9 माइनस किया 16 आ गया। अगर स्क्वायर रूट किया 16 का तो हमारा b की वैल्यू 4 आ गई। अब उसने मेरे से पूछा था a की वैल्यू, cos a की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से B/H की वैल्यू मुझे दिख गई कि 4 है, मैंने निकाल
था क्वेश्चन के अंदर लिखा, तो इसका निकल के आ गई हमारी 4/5। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब इसकी जगह 10a की वैल्यू दी होती, वैल्यू पूछी होती, करने का प्रोसीजर हर केस में यही है। अब हाँ, कोसेक a की वैल्यू दे देता, तब भी हम इसी तरह से करते, क्योंकि P/H की जगह H/P हो जाता। बताइए बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर, आ गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का अगर ये दोनों टाइप आपने कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री में 2 नंबर पक्के हो गए। तो आपके आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज में, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह के क्वेश्चन आएंगे, और एक्सरसाइज 8.2 के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आएंगे। तो आज आप कुछ क्वेश्चंस को 8.1 और 8.2 के कर लेना। वैसे मैं एक वो डाल दूंगा, मेरे पास शिवदास का पड़ा हुआ है, शायद पीडीएफ है, तो उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना आप। अगर उन क्वेश्चनों में कोई परेशानी आए तो आप जो है ट्यूसडे को जब क्लास होगी अब हमारी, बेटा कितने बच्चे चुके हैं कल क्लास के लिए? बताओ जल्दी। सर आपकी वॉइस कट रही थी। चलिए, इसका मतलब कोई भी इच्छुक नहीं है। तो अब जो चलो, नेक्स्ट के क्लास लिए होगी हमारी वो ट्यूसडे को होगी। सर क्लास ले ट्यूसडे को बेटा तैयार लो। रहे। चलो कोई नहीं बेटा, ट्यूसडे को ले लेंगे। ट्यूसडे को बेटा क्लास होगी। मंडे को थोड़ा सा मेरे को काम है, अगर मैं टाइम पे आ गया 7:30 बजे तक तो मैं क्लास ले लूंगा। अगर टाइम पे नहीं आ पाया तो इसलिए मैंने ट्यूसडे का टाइम दे दिया आपको। इन्फॉर्म कर दूंगा आपके ग्रुप पे अगर क्लास होगी तो, लेकिन मैं करूंगा बजे के आसपास कॉल करूंगा मैं। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। इसका मतलब नहीं पूछना। चलिए।